तो अगर हम रेगुलेशन ऑफ किडनी की बात करें तो उसमें हमने एक पहला वाला ये रेगुलेशन समझ लिया था कि अगर जीएफआर कम होता है यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर डिक्रीज करता है तो उस केस में ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। इसको सेंस कौन करते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हाइपोथैलेमस के पास होते हैं। जब ये सेंस करेंगे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेंगे, वहां से एडीएस नाम का हार्मोन रिलीज होगा और एडीएस डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा और वहां से H2O का रीअब्जॉर्प्शन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। उसका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जीएफआर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आज इसी रेगुलेशन में हम अगर आगे बढ़े तो आज का हमारा टॉपिक है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या नाम है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको हम प्यार से रास सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रास। अगर हम बात करें ये सिस्टम कब काम करता है, ये सिस्टम तब काम करेगा जब जीएफआर क्या होगा, कम होगा। यानी जीएफआर अगर ड्रॉप होता है तब ये वर्क करता है। आपको पता है जीएफआर ड्रॉप करने का मतलब ये हुआ कि आपको जो H2O का वॉल्यूम है, या मैं बोलूं ब्लड वॉल्यूम पहले, तो आपको पता है जब जीएफआर ड्रॉप करता है तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या करता है, ड्रॉप। और अगर ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप करता है तो H2O यानी पानी का लेवल भी ड्रॉप कर जाएगा और ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, ऑस्मोलैरिटी की वजह तो मुझे यहां जरूरत नहीं है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, प्रेशर। ठीक, यहां क्या लिख रहा हूं मैं, प्रेशर। यानी जो ब्लड प्रेशर होगा वो भी क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। ये मेरे काम की चीज, फिर तब ये सिस्टम काम करेगा। इस सिस्टम के अंदर एक चीज एक्ट करती है और उसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। कौन सा चीज? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की बात करें तो एक कब बनता है, फॉर्म at point of contact, at point of contact of afferent arteriole, afferent arterioles and DCT। कह डीसीटी और अफरेंट आर्ट्रियोल जहां एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वहां पर ये बनता है। इसका एक डायग्राम मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये वाला डायग्राम देखना। इस डायग्राम के अंदर आपको ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल। ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है दैट इज बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर आपको जो ये ग्रीन कलर की ट्यूब इंटर कर रही हैं ये आर्ट्रियोल्स हैं। इधर से जाने वाली ट्यूब का नाम है अफरेंट आर्ट्रियोल, उधर से निकलने वाली इफरेंट आर्ट्रियोल। आपको पता है ये। अब देखना ध्यान से, अगर अफरेंट और इफरेंट देख रहे हो तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये डीसीटी है। हमने क्या किया है, डीसीटी पाइप है ना, पाइप को ऐसे टिप पर से काट दिया और टिप पर से काटने के बाद हमें सर्कल दिखेगा। तो जहां पर ये सब कांटेक्ट में आ रहे हैं किसके, अफरेंट आर्ट्रियोल के, तो ये वाली सेल्स क्या बनाती हैं, पूरा का पूरा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाती है। यानी ये पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाती हैं। ठीक है ना। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनता कहां पर है, जिस पॉइंट पर अफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। अभी एपरेटस के अंदर सेल्स होती हैं कई सारी। क्या होती हैं इसके अंदर, सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल होंगी, जैसे एक होगी जेजी सेल। कौन सी होगी, जेजी सेल। एक होगी मैकुला डेंसा सेल। कौन सी सेल होगी, मैकुला डेंसा सेल। और एक होगी लैसिस सेल। क्या होगी, लैसिस सेल। हमारे काम की जो चीज है वो है जेजी सेल, याद रखना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है ना। एक बार फटाफट क्विकली इसको ड्रॉ कर लो, आगे चलते हैं।
अगर हम आगे चलें तो पहली बात तो आपको ये समझ में आया कि सर ये जीएफआर कम होने पे काम करता है। तो मैं यहाँ फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, एक बार पहले आप लोग देख लेना, फिर आप आइडिया लगाना कहाँ एडजस्ट करोगे, थोड़ा सा बड़ा है। जीएफआर क्या हो गया? ड्रॉप हुआ। जब जीएफआर ड्रॉप होगा तो आपको पता है ब्लड वॉल्यूम वगैरह जो चेंजेस होंगे वो आपको पहले से मैंने बता दिया। जब जीएफआर ड्रॉप होगा तो इसको सेंस कौन करेगा? सेंस बाय जेजी सेल। कौन सी सेल सेंस करेंगे इसको? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जब इसको सेंस करेंगे तो सेंस करने के बाद ये सिक्रीट करेंगे एक केमिकल। क्या बनाएंगे? सिक्रीट रेनिन हार्मोन। क्या बनाएंगे? रेनिन हार्मोन बनाएंगे। ठीक। अब ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है लीवर, पता है ना? तो लीवर एक केमिकल बनाता है और उस केमिकल का नाम है एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम है? एंजियोटेंसिनोजन। अब सुनना, लास्ट में एंजियोटेंसिनोजन आ रहा है, इसका मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। अब देखना होगा क्या, ये जो रेनिन है ना, ये रेनिन जा करके इस एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? इसको एक्टिवेट कर देगा। और एक्टिवेट करके क्या बनवाएगा? एंजियोटेंसिन 1। क्या बनाएगा? एंजियोटेंसिन 1। और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ना, 2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसको कौन कन्वर्ट करेगा? एक एंजाइम ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको कौन बनाता है? लंग्स। कौन बनाता है? तो लंग्स से एंजाइम निकलेगा, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 में। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये जाकर के 3 अलग अलग साइट पर एक्ट करता है। कहां एक्ट करेगा? 3 अलग अलग साइट्स पर ये एक्ट करता है। जो पहली साइट है वो है पीसीटी। क्या है? पीसीटी। पीसीटी से क्या करेगा? ये रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या कराएगा? ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, यानी पानी और सोडियम से क्या कराएगा? रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा, ये एक जगह काम करेगा जिसका नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो है ये केमिकल रिलीज करवाता है, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्ब करवाएगा फ्रॉम डीसीटीसी। कहां से कराएगा? डीसीटी से। अब आप बताओ कि डीसीटीसी ने क्या किया? रीअब्जॉर्ब कराया सोडियम एंड वाटर। अगला ये कहां काम करेगा? हार्ट के पास। कहां काम करेगा ये? हार्ट के पास। हार्ट के पास जब एक्ट करेगा तो वहां से क्या करवाएगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल को नैरो करवा देगा। और नैरो करने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर आप ये सारी प्रोसेस देख पा रहे हो तो एक्चुअली में ये सब कुछ क्यों हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके कुछ एडजस्ट
छोटा बड़ा थोड़ा कुछ कर सकते हैं। चल हाँ हाँ बताऊंगा अभी। अब बता रहा हूँ, चिंता मत करो। ये जितने भी चेंज हुए हैं इन सबका रिजल्ट क्या होगा कि GFR क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। GFR क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। GFR क्या हुआ, बढ़ गया। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ना, ये हाइपोथैलेमस पे भी एक्ट करता है। कहां एक्ट करता है, हाइपोथैलेमस। और आपको पता है इससे क्या होगा, फर्स्ट प्यास लगना शुरू हो जाएगी। मतलब हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, थर्स्ट सेंटर होता है, जिससे माउथ में सलाइवा बनना बंद हो जाएगा। और माउथ में सलाइवा जब बनना बंद हो जाएगा तो आप पानी पियोगे क्योंकि प्यास लगेगी, और पानी पियोगे तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन सब का अल्टीमेट मकसद क्या था, कि क्या करना था, GFR को बढ़ाना। भाई प्यास लगेगी, पानी पियोगे, वाटर इनटेक होगा और ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्लियर है बात यहां तक, नोट डाउन करोगे इसको। तो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा है ANF, ANF से रेगुलेशन, ये तीसरा है, थर्ड। अच्छा इससे पहले हमने एक रेगुलेशन तो कौन सा पढ़ा था, जो पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था, और ये हमारा सेकंड था, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और इससे पहले ये वाला हमारा फर्स्ट था, यहाँ तो लिखा हुआ है फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो कई बार ऐसे ऐसे हो जाता है अलग अलग। ये क्या है, ANF। तो ANF अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है ना। ये तब काम करता है जब GFR बढ़ा हो, जब GFR क्या हो, बढ़ा हुआ हो, तब ये जाके काम करता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इन केस अगर GFR क्या है, बढ़ा हुआ है, तो ANF बनेगा। क्या बनेगा, ANF सिक्रीट कौन करता है, सिक्रेटेड बाय एट्रियम ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की जो वॉल है ना, एट्रियम, वो बनाएगी ANF। और ANF क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ यानी सोडियम क्या कर देगा, कम कर देगा। एंड H2O का रीअब्जॉर्प्शन क्या कर देगा, कम कर देगा। कहां से, फ्रॉम DCT से। और क्या करेगा ये भाई साहब, ये सिक्रीशन बढ़ा देगा। क्या कर देगा ये, सिक्रीशन ऑफ Na+ क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि GFR कम हो जाएगा। आप बताओ ये क्या अपोजिट काम कर रहा है, बिल्कुल, यानी ये क्या कर सकता है, चेक रास सिस्टम। भैया अगर रास सिस्टम कभी थोड़ा गड़बड़ काम करने लगे तो उसको चेक और कंट्रोल में रखने का काम किसका है, किसी का तो होगा। कि भैया रास सिस्टम GFR कम होने पे काम कर रहा था और वो बढ़ा रहा था, कहीं पता चले बढ़ाते बढ़ाते इतना ना बढ़ा दे, इतना ना बढ़ा दे कि एक्सेस में हो जाए। क्लियर है बात। और इंपॉर्टेंट बात, ये जो ANF होता है ना, इसको एक और याद रखना कि ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन। क्या करता है ये, वैसोडाइलेशन, मतलब ब्लड वेसल को ब्रॉड कर देगा।
और जब ब्लड वेसल को ब्रॉड करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, और ब्लड प्रेशर घटेगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें हो गई किसकी, एएनएफ की, ठीक है, इसको भी नोट डाउन करोगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, मिक्टुरेशन। क्या है, मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन क्या होता है भैया, प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट यूरिन, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्टुरेशन बोलते हैं। बट मिक्टुरेशन को समझने से पहले हमें समझना है यूरिनरी ब्लैडर कैसा दिखता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सबसे पहले ये जो अंदर सेल दिख रही हैं इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एपिथेलियम। एक लेयर जो दिख रही है ना व्हाइट कलर से, क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांजिशन एपिथेलियम। इसका मतलब, ट्रांजिशन का मतलब है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। इनका एक और नाम होता है बच्चे, यूरोथीलियम। क्या नाम होता है, यूरोथीलियम बोलते हैं इसको। इसके बाद जो अंदर मैंने ये पिंक कलर से बनाया है इसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल। ये क्या है, स्मूथ मसल है। और जो व्हाइट कलर से मैंने गोले बनाए हैं इन गोलों को बोला जाता है स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रेच रिसेप्टर। अब मेरी बात सुनो, यहां पे मैंने दो चीज नहीं बनाई है तो ऐसे साइड से मैं बना दे रहा हूं। यहाँ पे ये क्या है, यूरेटर है, जो यहां आके क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है ना। तो यूरेटर कुछ इस तरीके से यहां आके क्या होगा, ओपन होगा। तो ये जो यूरेटर, ये दोनों लेबलिंग दिख रही है आपको, ये क्या है, यूरेटर है, ठीक। अब मेरी बात सुना ध्यान से, ये यूरेथ्रा है और यहां पर दो स्फिंक्टर लगे होते हैं। एक होता है अंदर की तरफ स्फिंक्टर और एक स्फिंक्टर कहां होता है, बाहर की तरफ। एक अंदर की तरफ एक स्फिंक्टर होगा और एक कहां होगा, बाहर की तरफ। जो अंदर वाला स्फिंक्टर होता है इसे बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर। और ये होता है इनवॉलेंट्री। कैसा होता है, इनवॉलेंट्री, यानी हमारे कंट्रोल में ये नहीं होगा। जो बाहर वाला स्फिंक्टर होता है ये होता है वॉलेंट्री, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और इसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री स्फिंक्टर, वॉलेंट्री। आप सुनना ध्यान से, जब भी यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा यूरिन से, यानी यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड विद यूरिन, यानी अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भर जाता है तो इसको सेंस कौन करता है, स्ट्रेच रिसेप्टर। भाई साहब यूरिन भरेगा तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर है इसको टच करेगा, तो इसको सेंस कौन करेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर सेंस करेंगे। जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर सेंस करेंगे इसको, तो ये सिग्नल किसको भेजेंगे, ब्रेन को। सिग्नल किसको भेजेंगे, ब्रेन को। तो जो ब्रेन को सिग्नल जाता है, यानी यहां से जाएगा सिग्नल, या मैं सेंसरी सिग्नल बोल दूं चलेगा, सेंसरी सिग्नल। सेंसरी सिग्नल का मतलब होता है जो सेंस करके ब्रेन के पास सिग्नल गया है, ठीक।
तो भैया सिग्नल कहां पहुंचा? ब्रेन के पास। ब्रेन ने क्या किया, यानी सीएनएस के पास पहुंचा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या किया, मोटर सिग्नल भेजा। क्या भेजा भाई? मोटर सिग्नल। और मोटर सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आता है वो जाके दो जगह पे काम करता है। कितने जगह पे? दो जगह पे। पहला, मोटर सिग्नल क्या करेगा, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। क्या कराएगा? स्मूथ मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ? पूरा प्रेशर पड़ेगा, स्मूथ मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अंदर वाला स्फिंक्टर कंट्रोल में किसके है? ब्रेन के ना। तो क्या करेगा? इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो इसके बाद सुना ध्यान से, अब रेस्ट सारा कंट्रोल कहां है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास है। आप जब तक कंट्रोल कर पा रहे हो ठीक है, अदरवाइज आपकी इच्छा के हिसाब से यूरिनेशन हो जाएगा, मतलब यूरिन पास आउट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से मिक्टुरेशन होता है। मिक्टुरेशन के लिए जो सिग्नल आता है इसे बोलते हैं मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। सिग्नल और मिक्टुरेशन क्या कहा जाता है इसको? मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करो। तो सुनना ध्यान से, आगे क्या आता है? कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। तो अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन की बात करें तो सबसे पहली बात तो पर डे यूरिन कितना पास आउट होता है? एक से लेकर के, हाँ, 1 से लेकर के 1.5 लीटर पर डे यूरिन रिलीज होता है, जिसके अंदर 25 से लेकर 30 ग्राम पर डे यूरिया मिलती है। एक दिन के अंदर लगभग 25 से लेकर 30 ग्राम यूरिया रिलीज होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका पीएच अराउंड 6 के आसपास होता है, मतलब थोड़ा सा कैसा मिलेगा? स्लाइटली एसिडिक पीएच मिलेगा। और कलर अगर हम बात करें तो कैसा मिलेगा? पेल येलो बोल सकते हो या येलोइश कलर मिलेगा। क्लियर है बात यहां तक? अगर सुनना, अगर यूरिन के अंदर कीटोन मिलता है तो इसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया। क्या बोलते हैं? कीटोन्यूरिया बोलते हैं। और एक होता है ग्लाइकोसूरिया। कीटोन इन यूरिन, इन यूरिन। और अगर ग्लूकोज मिलेगा तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकोज इन यूरिन। और अगर ये दोनों चीजें दिखती हैं तो इससे क्या हो जाता है? इंडिकेट डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी डायबिटीज होगी? शुगर, यानी डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है। क्लियर बात? हाँ। अगर डायबिटीज इंसिपिडस होगी तो मतलब एक्सेस में यूरिन बन रहा है, और डायबिटीज मेलाइटस मतलब ब्लड शुगर वाली बीमारी है। डायबिटीज का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म, हाँ। मेलाइटस का मतलब शुगर, ठीक है ना, यानी ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन का लेवल खराब होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। हाँ, अगर यही रिलेटेड टू वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता तो वो डायबिटीज इंसिपिडस होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने बात कर ली है कि यूरिनेशन कैसे होता है, और किडनी जो है, यूरिनी ब्लैडर से यूरिन कैसे पास आउट होगा, यूरिन की कॉम्पोजिशन। अब हमारे पास जो बचा हुआ टॉपिक है वो क्या है?
डिसऑर्डर हैं और एक है आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें समझनी है, इसको हम अगली क्लास में समझ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। क्लियर? आज के लिए बस यहीं तक।